ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। पब्लिक क्या बोलता है? कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो? लेट द गेम बिगिन। चलो, चालू चालू चालू। यस, सो अपन लोग ने कल का सेशन, देखो आप लोग देख रहे हो, फर्स्ट सेशन 1 आवर, सेकेंड सेशन 1.5 आवर, आज का सेशन अराउंड 2 आवर्स का लूंगा, सो दैट धीरे 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 अपन लोग वी आर गेटिंग यूज टू द सब्जेक्ट, वी आर गेटिंग यूज टू सिटिंग मोर, एंड देन धीरे धीरे ऑब्वियसली इवेंचुअली अपने को पहुंचना है 3 आवर्स पे, एंड फिर वो डेडिकेशन वी हैव टू कैरी ऑन टिल द एंड। चलो गाइस, सो नाउ here we are at this first start of the first chapter. उसके पहले क्यों ना फटाफट रिवाइज कर ले। Let us quickly revise. What say guys? Yes? Okay. Now tell me what all have we done so far? So can I say first day पे आप लोगों को मैंने बताया था that how we have divided this subject into different phases, right? So for the whole world, AFM will have 15 chapters, but for us we will have 4 phases. So we have divided SFM, AFM into 4 phases: phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Okay, so from now on, you know, if you are a SK student, Sankalp Kanstia student, then in that case we do not have 15 chapters in AFM, we have 4 phases in AFM. First phase consists of mutual funds portfolio valuation of securities. Phase 2 consists of forex, international financial management, derivatives, international interest rate risk management. Phase 3 consists of mergers and acquisitions, business valuations, advanced capital budgeting, guys. And the fourth phase consists of all theory chapters, probably like a securitization, startup finance, financial policy and corporate strategy, risk management, and valuation, or rather security analysis. So these are the 5 chapters that we have for theory. So इस हिसाब से अपन लोग ने पूरा ये अपना सब्जेक्ट को डिवाइड किया है 4 फेजेस में। ऑलराइट, ओके। इसमें कल अपन लोग ने एक कनेक्शन सेट किया बिटवीन द फाइनेंशियल मार्केट एंड हाउ डज द होल इकोनॉमी फंक्शन। कब कौन सा शेयर या फॉर दैट मैटर कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कब कौन सा पर्टिकुलर कमोडिटी अंडर परफॉर्म करेगी। ऑल ऑफ दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर सेशन येस्टरडे। क्या मैं अगर आपको अभी पूछता हूं कि कोई भी आरबीआई गवर्नर के 2 मेजर रोल्स क्या होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को 2 चीज अगर मैनेज करनी है मेजरली, तो वो क्या होती है? विल यू बी एबल टू आंसर मी गाइज, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन? क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? अरे मेरे सवालों का यस जवाब दो, बोलो। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी? कैसे आप ये पूरे के पूरे सेक्शन को, सो गाइज आई होप फर्स्ट 2 सेशंस आप लोग ने अटेंड कर लियो, बिकॉज every day new people are joining in. So even if though you are a first, this is your first class, please पहले के जो 2 सेशंस है वो सुन लेना, so that एक मोमेंटम आप लोग का सेट हो जाए, and then you are here. Yes, very good, Miss Sahu. ओके गाइस, चलो अभी now you have to answer. I'll avoid taking names, ठीक है, बट आप लोग को आंसर देना है मुझे कि क्या एग्जैक्टली एक आरबीआई गवर्नर का रोल होता है। आपको अगर कल उठ के आरबीआई गवर्नर बना दिया, देन इन दैट केस क्या 2 मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी है? एवरीबॉडी हैज टू आंसर ऑन द चैट बॉक्स। देखो, इफ यू आर अटेंडिंग अ लाइव बैच, देन द होल इंटेंशन ऑफ लाइव बैच इज सो दैट यू कैन आस्क योर डाउट्स, so that there is appropriate communication between us, right? So let's communicate. जितना आप लोग आंसर दोगे उतना मैं आप लोग के साथ कनेक्टेड रहूंगा, and that's how we will grow over this subject. Tell me. Correct. As RBI governor, मेरे पास 2 मेजर काम होते हैं। एक, to manage, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टू मैनेज इन्फ्लेशन।
एंड इस इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए मैं एज आरबीआई गवर्नर यूज करता हूं कुछ चीजों का जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, दो कंट्रीज जो इन चीजों को बराबर से मैनेज नहीं कर पाई एंड हैड अ बिग बिग प्रॉब्लम, करेक्ट, जापान couldn't manage the interest rates, had a problem of asset bubble, right? Inflation was not managed properly by Zimbabwe, right? And again, they had to discontinue their currency. They had to almost discontinue their own currency because their currency had lost value. You know, just $1 trillion of Zimbabwe money could bring you a loaf of bread. क्या मतलब है यार, है ऐसी करेंसी का? So it is was decided better to discontinue. But अपने को इससे क्या सीखने को मिला? There is always a saying that you should always learn from others' mistakes. ठीक है, so we have learned that we need to manage both of them. क्या? Inflation and interest rates properly अपने को मैनेज करना है. तो चलो आओ, let's try to manage them. So as RBI governor सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है मेरे लिए? एज आरबीआई गवर्नर सबसे बड़ा इशू यू कैन से या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन मेरे लिए क्या होता है? सबसे बड़ा ये होता है इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए तो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो चल। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, देखो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है पता है क्या? बिकॉज लिक्विडिटी मार्केट में मैनेज नहीं हो पा रहा है. सो सेकेंड थिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? कम ऑन गाइस, कम ऑन. देखो रिप्लाई देते जाओगे एंड कम्युनिकेट करते जाओगे सो दैट आई विल बी ऑल्सो एबल टू रिवाइज प्रॉपरली. अदरवाइज मेरे को लगा यार व्हाई एम आई रिवाइजिंग इफ दे आर नॉट रिप्लाइंग. सो कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीबॉडी. आई मीन few people are obviously replying. So, very nice. So Meghna and Rinki are directly saying increase the interest rate to control inflation. But first let's address the elephant in the market and that is liquidity. So मेरे को control करना है. I have to control the liquidity. ये liquidity control करने के लिए I will focus on the interest rates. अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको रियलाइज होगा दैट हाउ कनेक्टेड दीज थ्री थिंग्स आर. कितना रेगुलर बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसीज जब भी अनाउंस होता है, ठीक है, यू नो द फोकस इज ऑन दीज थ्री थिंग्स. खाली इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का. ठीक है, यूएसए का जो फेड है, फेडरल रिजर्व जैसे बोलते हैं, जैसे अपने का होता है ना, अपना आरबीआई होता है ना, वैसे उनका फेडरल रिजर्व होता है. सो जब उनका कोई भी इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड अनाउंसमेंट आता है, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी उसके ऊपर कनेक्टेड होता है. एक कहावत है, व्हेन अमेरिका स्नीजेस, व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्नीजेस, द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड. यस, सो ऐसा सिनेरियो है. राइट, तो इंटरेस्ट रेट कहीं का भी मतलब इंपैक्ट आता है उसका, तो अदर इकोनॉमीज ऑल्सो गेट कनेक्टेड. सो इंटरेस्ट रेट अगर मैंने बढ़ा दिया, देन इन दैट केस मेरे को कैन आई से बाकी जगहों पे इंपैक्ट आएगा. टेल मी व्हाट विल बी द इंपैक्ट, एवरीबॉडी कैन आई से मेरा जो रियल एस्टेट मार्केट है, क्या होगा मेरे रियल एस्टेट मार्केट का? मे गो डाउन. ओके, उसके बाद पावर, सीमेंट, स्टील. क्यों? क्योंकि ये सारे रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, ये सारे के सारे नीचे जा सकते हैं. इंफ्रा विल गेट अफेक्टेड बिकॉज अब मेरे को लोन नहीं लेना है. मैंने लोन नहीं लेना है क्योंकि अगर मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, देन इन दैट केस मैं लोन लूंगा. देन इन दैट केस उस लोन के ऊपर
मुझे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर मैंने उस लोन के ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया, अगर मैंने उस लोन के ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया तो मेरा आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक लोन। इफ आई एम नॉट गोइंग टू टेक लोन, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा रियल एस्टेट, पावर, सीमेंट, स्टील, इंफ्रा सेक्टर में, एंड दे मे गो डाउन, दे मे गो डाउन। अब इसी के सामने आ जाओ नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर। सो अगर इन्फ्लेशन डाउन, लिक्विडिटी डाउन, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये डाउन है, बट देयर विल बी फ्यू सेक्टर्स विच विल गो अप। कौन सा है वो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो फार्मा पॉजिटिव हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यहां पे अब पब्लिक इन्वेस्ट करना चालू करेगा, इनका डिमांड बढ़ेगा एंड दे विल इंक्रीज। ओके, व्हाट विल हैपन टू द कमोडिटीज, जैसे कि डॉलर है, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि क्रूड ऑयल है, जैसे कि बॉन्ड्स है। टेल मी गाइस। करेक्ट, करेक्ट। सो सर डॉलर पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर डॉलर विल गो अप। ओके, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो अपन इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर बढ़ा है तो क्रूड एंड गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा, बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। बॉन्ड्स, याद रखना, वैल्यू डिक्रीजेस। क्या ये पूरा सिस्टम आप लोगों को कनेक्शन याद सेट हो गया दिमाग में? राइट, दिस इज हाउ प्रोबेबली एन इकोनॉमी फंक्शंस। एंड इसी के साथ अपन लोग ने क्विक रिवीजन भी कर लिया है जो अपन लोग ने लास्ट 1-2 सेशंस में किया था। नाउ इज द टाइम टू मूव टू आवर फर्स्ट चैप्टर। और इस फर्स्ट चैप्टर का आइडियली मैं नाम ना लूं और आप लोगों को सीधा कॉन्सेप्ट समझाऊं, बट रादर आई विल राइट इट डाउन। चैप्टर का नाम है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, चलो। सो नाउ क्या है ये चैप्टर, कितना इंपॉर्टेंट है ये? गारंटीड आपके अटेम्प्ट में, गारंटीड इट इज गोइंग टू कम फॉर 10 मार्क्स। वेटेज अगर मेरे को लिखना है, मिनिमम वेटेज, तो 10 मार्क्स दिस विल कम इन योर एग्जाम। ठीक है, सो 8 to 10 मार्क्स आई राइट। चल डन, बोलो बोलो, चल चल चल। यस सर, समझ में आ गया। मिनिमम वेटेज 8 to 10 मार्क्स का है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मार्टली मेड चैप्टर। एंड ये एक चैप्टर है जो अपने को प्रैक्टिकली डायरेक्ट इसका यूसेज दिखेगा। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व द म्यूचुअल फंड्स, देखेंगे कि कैसे क्या फंक्शन कर रहा है, अपने को डायरेक्टली उसका इंपैक्ट दिखना चालू हो जाएगा। बट एग्जैक्टली क्या होता है ये म्यूचुअल फंड्स, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आर यू ऑल रेडी गाइस? चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो, हर एक चीज इन दिस सब्जेक्ट एएफएम, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाम ही देखो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंसिस को मैनेज करना है। इट कुड बी योर ओन फाइनेंसिस, इट कुड बी योर क्लाइंट्स फाइनेंसिस। ठीक है, कुड बी एनीथिंग। अगर आपको आपके क्लाइंट का है फाइनेंस, अगर आपको आपके खुद का फाइनेंस मैनेज करना है, देन इन दैट केस आप मुझे बताएंगे क्या क्या इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज है मेरे पास, आपके पास इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज क्या क्या है, सोच समझ के बताओ। चलो एवरीबॉडी थिंक एंड टेल मी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एफडी, एमएफ, आरडी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स, वेरी गुड। ओके ओके, सो मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं दैट सर अगर मुझे आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करना हो, अगर मेरे को आज की तारीख में, और 1-2 चीजें जो आप लोगों को दिमाग में आ रही है। यस, वेरी गुड, रियल एस्टेट, वेरी गुड,
एनपीएस, ओके, गोल्ड, सिल्वर। सो अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है देन इन दैट केस आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। व्हाट आर दोज अपॉर्चुनिटीज? आप बोल रहे हो सर इक्विटी शेयर्स है सबसे हॉट केक, जो सुनने में एकदम अच्छा लगता है। दूसरा है आप इन्वेस्ट कर सकते हो सर गोल्ड में, सर आप इन्वेस्ट कर सकते हो सर रियल एस्टेट में अगर आपके पास पैसा है तो। क्यों? अगर आपके पास पैसा है तो आप बॉन्ड्स डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अरे हाँ कि ना? देखो अब मेरा पॉइंट क्या है पता है क्या, कि अगर आपको ये चारों पे या अदर्स भी, चलो एटसेट्रा भी डाल देते हैं भाई, एटसेट्रा, और बहुत सारी चीजें जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सर, एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, उसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, अब समझो इक्विटी शेयर्स ऊपर गया, रियल एस्टेट मार्केट नीचे गया, गोल्ड वापस नीचे गया, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स ऊपर गया, भाई ये सब चीज को मैनेज भी तो करना पड़ेगा। क्या आपके पास उतना टाइम है? सर हमारे पास कैसे टाइम है, हम तो सर सुबह मॉर्निंग 7 to 10 आपका क्लास, उसके बाद में आर्टिकलशिप 10:30 to 7:30, उसके बाद घर पे आओ, क्लास में जो करवाया उसका रिवीजन, एंड देन गो टू अ साउंड स्लीप। मॉर्निंग में एकदम भाग भाग के उठो एंड देन वापस क्लास, आर्टिकलशिप, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इतना कहीं ना कहीं हेक्टिक लाइफ है सर हमारा, दैट वी नीड टू, हमारे पास टाइम ही नहीं है सर। अगर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया तो हम उसको मैनेज कर ही नहीं पाएंगे, एंड दैट इज वेयर आपको जरूरत पड़ेगी एक प्रोफेशनल की। हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो कि भाई इक्विटी शेयर्स है, कांस्टेंट तो रहने नहीं वाला है, बढ़ेगा कम होएगा। गोल्ड है, कांस्टेंट तो रहने नहीं वाला है, बढ़ेगा कम होगा। सो अगर ऐसा सिनारियो है देन इन दैट केस इसको यार मैनेज तो करना पड़ेगा कि नहीं पब्लिक? इसको यार मैनेज तो करना पड़ेगा कि नहीं पब्लिक? तो अगर इसको मेरे को मैनेज करना है देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि आप तो बिजी हो। एंड सेम चीज ट्रस्ट मी मेरे साथ भी होता है। आपको लगता होगा यार एक बार सीए बन जाऊंगा ना, एक बार सीए में बन जाऊंगा ना, मेरा एग्जाम क्लियर कर लूंगा ना, फिर तो मैं ये सब चीज एकदम इजीली मैनेज कर पाऊंगा, ठीक है। सो ओ रिंकी बोल रही है सर स्टाइपेंड से तो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अरे ऐसा सोचो ना, संकल्प सर ने आपको पैसा दे दिया, जाओ मैनेज करो, करोगे क्या? कर पाओगे क्या? सर टाइम ही नहीं है आपके पास। फ्रैंकली बोलता हूं मेरे पास भी वो टाइम नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। आज मेरे पास हर एक यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड, डिवेंचर सबका नॉलेज है, बट टाइम नहीं है। मैं भी तो सुबह 7 to 10 लेक्चर्स ले रहा हूं, उसके बाद 10:30 to 1:30 मेरा और एक दूसरा इंटर का भी बैच है, उसका बैच लेक्चर्स चालू है। सो समझो 7 to 10 लेक्चर्स लिया, 10:30 to 1:30 लेक्चर्स लिया, 2 o'clock तक से फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा लंच ले लिया, फिर 2 to 3 थोड़ा रिलैक्स कर लिया, फिर आगे 3 to 6 आगे का स्ट्रेटेजी, नोट्स बनाना है, मैजिक बुक बनाना है, ऑल ऑफ दैट। एंड उतने में तो मार्केट ओवर, 3 बजे तो मार्केट बंद हो जाता है। यही सब आराम कर, थोड़ा सा 2 से 3 जस्ट रिलैक्स कर लिया भाई माइंड को, इतना पढ़ाया सुबह से तो। फिर 3 o'clock to 6 o'clock वापस से काम किया, 7 o'clock फिर बाद में घर पे गए, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया, एंड द डे इज ओवर। मैं भी कहा टाइम निकालू ये सब के लिए, एंड दैट इज वेयर यू नीड अ प्रोफेशनल, यू नीड अ प्रोफेशनल जिसके पास, हार्डकोर प्रोफेशनल जिसके पास 2 चीज हो, टाइम भी हो एंड नॉलेज भी हो इसको मैनेज करने का। एंड ये चीज को मैनेज एंड टाइम के वजह से जो कर पाता है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल फंड्स। मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या करेगा पता है? आपका ये सब जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देगा, बट इसको मैनेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट तो मैं भी कर दूं, बट इसको मैनेज करने के लिए मेरे पास नॉलेज भी है बट टाइम नहीं है। जो बंदा इसके पास दोनों ये चीज रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ फंड्स मैनेजर। प्रोफेशनल होता है वो फंड्स मैनेजर जो ये सब चीज को मैनेज कर पाएगा। ये कॉन्सेप्ट की वजह से इट गेव राइज टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स।
जो सारी जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट भी करेगा और प्रोफेशनली उसको मैनेज भी करेगा, गिविंग यू अ वेरी गुड रिटर्न, जिसके लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट किया है। वे एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। आपने अब प्रोफेशनल को हायर कर लिया है, उसका ये जिम्मेदारी है, ही विल बाय एंड सेल एट द राइट टाइम एट द राइट क्वांटिटी सो दैट आपको बेनिफिट हो जाए। तो सर क्या वो खाली मेरा ही काम करेगा? क्या वो मेरा ही इक्विटी शेयर्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को मैनेज करेगा? क्या ऐसा होगा क्या? बोल भाई प्रोफेशनल तो चाहिए, प्रोफेशनल तो चाहिए ये मैनेज करने के लिए, ये तो समझ गया, बट क्या वो मेरा ही करेगा क्या? तो आप मुझे बताओ, क्या ये फाइनेंशियली फीजिबल होगा कि वो खाली आपका ही फंड्स मैनेज करे? भाई अगर आप अडानी या अंबानी हैं तो हाँ होगा, क्योंकि आप करोड़ों रुपए दे रहे उसको मैनेज करने के लिए और उसको आप फीस भी उतना देंगे। बट आप और मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनको ये सब में इन्वेस्ट करने का शौक है, जिनको ये सब में इन्वेस्ट करने की एक इच्छा है, बट अपने पास इतना भी पैसा नहीं है कि अकेला एक आदमी ये सब चीजों को मैनेज करे, एंड दैट इज वेयर कैन आई से और भी लोग अपने साथ जुड़ते जाएंगे। कैन आई से अपने जैसे और भी लोग हैं जिनको ये सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना है, रिटर्न्स अर्न करना है, बट उनके पास भी टाइम नहीं है, उनके पास भी शायद नॉलेज नहीं है, एंड दैट इज वेयर सो मेनी पीपल हु आर ऑफ सेम अलाइक कैटेगरी कम टूगेदर, एंड ये सारा का सारा पैसा, जब ये इतने सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, ये पैसा हम लोग देते हैं एक कंपनी को, वो कंपनी प्रोफेशनली इस पैसे को मैनेज करती है एंड अपने को एक X% ऑफ रिटर्न लाके देती है। उस बेसिकली चीज को बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ में आया? लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों आया ये कॉन्सेप्ट? देखो कभी भी ट्राई एंड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है, ठीक है? सो लाइक माइंडेड पीपल जिनके पास टाइम एंड नॉलेज नहीं है, शायद नॉलेज होगा टाइम नहीं है, बट उनको ये सब जगह पे इन्वेस्ट करना है, पर उनके पास भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बट उनको एक लिमिटेड सम इन्वेस्ट करना है एंड रिटर्न्स भी अर्न करना है ये सब, एंड दैट इज वेयर म्यूचुअल फंड्स comes into the picture. Mutual funds comes into the picture. Are we understanding? अब इन्वेस्टमेंट तो मुझे करना है, ठीक है? सो म्यूचुअल फंड्स क्या बोलता है कि भाई देख, एक ही आदमी तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल, कि भाई इतना एक ही कितना कर पाएगा। सो देयरफॉर कलेक्टिवली जब many people come together with their limited investment, but जब ये कॉमन पूल बन जाता है और ये कॉमन पूल साथ में इन्वेस्ट होता है और कॉमन रिटर्न आता है, दैट इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। क्या आप लोगों को समझ में आया म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? आप लोग ने इसके बारे में सुना भी होगा, सो आई एम श्योर आप लोग को एक आइडिया भी होगा कि क्या होता है एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड, बट मेरे को तो बेसिक से पढ़ाना है, सो आई विल टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। राइट 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 गाइस, ठीक है? तो क्या सीखा अपन लोग ने? कि देखो क्या सीखा अपन लोग ने, दैट there are a lot of people who need to do investment. So एक collective group of people है, collective group of people, ये collective group of people मैं assume करता हूं ना आप लोग सब लोग ही है, आप लोग सब लोग ही है, ठीक है? ये collective group of people है जो स्टाइपेंड कमा रहा है, जो सीए बनने के बाद अच्छा सैलरी कमा रहा है, एटलीस्ट चलेगा। ओ ठीक है, हाँ भाई, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल, बराबर है, हु वांट टू इन्वेस्ट, सो उनके पास इन्वेस्टेबल फंड्स है, हैविंग इन्वेस्टेबल फंड्स। ये जो इन्वेस्टेबल फंड्स है गाइस, ये जो इन्वेस्टेबल फंड्स है, इस इन्वेस्टेबल फंड्स के ऊपर दे रिक्वायर अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, so with a desire to earn
रिटर्न, बराबर है। बट क्या इन लोगों के पास टाइम एंड नॉलेज है? सो या तो टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है, या हो सकता है टाइम है नॉलेज नहीं है, हो सकता है टाइम नहीं है नॉलेज है। सो एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, if they fall into any of these categories, then in that case can I say we will invest in the mutual fund. So इन लोगों के लिए collective group of people investable funds है, desire a rate of return, want to invest in various sectors. So वो भी लिख देता हूं, who want to invest in various sectors, जैसे 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 which sectors? ठीक है, like equity shares, gold, real estate, bonds, etc. राइट। बट जिन लोगों के पास टाइम या नॉलेज दोनों में से एक चीज नहीं है, ये सब इन्वेस्ट करते हैं कहां पे? इन द म्यूचुअल फंड। सो ये बेसिकली ये लोगों को मैनेज करने के लिए, टू मैनेज द अबव क्राइटेरिया, म्यूचुअल फंड्स वर डेवलप। समझे? बेस लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि क्यों आया ये म्यूचुअल फंड। टू मैनेज above criteria, to manage above criteria, concept of mutual funds was introduced. Concept of mutual funds was introduced. Chalo guys, please copy. Come on, copy.
Okay, okay. So क्लियर टिल हियर एवरीबॉडी, समझ में आया इतना अपने को? तो क्यों आया? अब मैं आप लोग को थोड़ा इसका हिस्ट्री बताता हूँ, नो हाउ इट ऑल स्टार्टेड. वुड यू वांट टू नो द हिस्ट्री एज वेल? So it's my habit that usually I tell how the things started so that you get a connect that कैसे कोई भी चीज स्टार्ट होती है. ठीक है, so it all started probably in the year 1774 in Netherlands. Yes, ठीक है. एंड वहां पे ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ ऑफ म्यूचुअल फंड्स. आई टेल यू, कम है. ठीक है, सो 1774, yes, so long back. What, 250 years back, 300 years back? Wow. So 1774 में there was a person called as Mr. Van Catwich. We will call him VK. ठीक है, I've bought some history of this whole mutual funds for you so that you get an idea of how does all this work out. So there was a person called as Mr. Van Catwich. Hey guys, I am asking you, do you really want to know the history of mutual funds or you want to directly start? Sir, we have understood what is a mutual fund. Broadly, we have understood it. So you directly want to go ahead with it, or you would want to know the history a little, and then we move on to the main concept that is going to be there for the exam, obviously. Tell me, guys. Want to know? That's great too. Okay. People want to know. So there was a person, Mr. Van Catwich. He is basically credited कि भाई हाँ इस बंदे ने स्टार्ट किया था होल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को. यस, चलो. सो मिस्टर वीके, वी विल कॉल हिम मिस्टर वीके. ही वाज फ्रॉम नेदरलैंड्स. हैव यू हर्ड ऑफ दिस प्लेस, नेदरलैंड्स? इट्स इन यूरोप. सो ही वाज फ्रॉम नेदरलैंड्स. नाउ ये रियलाइज किया इस पर्सन ने दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव मनी बट उनको पता नहीं है उस पैसे का क्या करे. सो उसने देखा देयर इज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग इन्वेस्टेबल फंड्स हु वांट टू अर्न अ डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हु वांट टू इन्वेस्ट इन वेरियस सेक्टर्स, इक्विटी शेयर, गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, बट उनके पास या तो टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है. ठीक है, टू मैनेज ऑल द अबाउ क्राइटेरियाज वैन कैटविच ने क्या किया पता है क्या? वैन कैटविच ने एक्चुअली इन लोगों को पिच किया एंड उसने बोला कि सी आई हैव अ प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री. तो उसने बोला आई हैव अ प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ फाइनेंस प्लस आई हैव इनफ टाइम टू इन्वेस्ट. आई हैव इनफ टाइम टू इन्वेस्ट इन the finance market. So that is where the whole concept began. तो इसने लोगों को पिच करना स्टार्ट किया और बोला कि ये सब करने के लिए आई विल चार्ज यू अ फीस. मैं आप लोग को एक पैसा दूंगा. यू कैन कॉल दिस एज अ प्रोफेशनल फीस. ठीक है, बट फॉर दिस प्रोफेशनल फीस आई विल गिव यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. And that is where people thought that yes, this is what we want. ये तो अच्छा आइडिया है भाई, हम लोग को रिटर्न्स चाहिए, ये रिटर्न लाके दे रहा है. सामने एक थोड़ा सा प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट ही हैज बोथ ऑफ द थिंग्स, प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ फाइनेंस प्लस ही हैज टाइम. सो जब ये सब चीज कंबाइन हो गई, एक्चुअली फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड्स डेवलप हुआ. एंड मिस्टर वीके ने क्या किया पता है? कैसे ये सब सिस्टम स्टार्ट किया? तो वीके ने बोला कि ऐसा करता हूं मैं, कैसे मैं फंड्स लू अपने शेयर होल्डर्स के पास से या जो भी इन्वेस्टर है उसके पास से. सो उसने क्या किया पता है? वो टाइम पे ही इशूड, जस्ट लुक एट दैट विजन ऑफ दैट पर्सन कि आज भी वो चीज यूज हो रही है. उसने अप्रोक्सीमेटली, आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन, एकदम एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं दूंगा मैं, बट अप्रोक्सीमेटली उसने 2000 यूनिट्स इशू किए. अब ये सर 2000 यूनिट्स का मतलब क्या? हाँ, उसने तब भी बोला कि बॉस 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹1000. 1 यूनिट
विल बी इक्वल टू ₹1000। तो जिसको भी इन्वेस्ट करना है 1000 आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंडियन टर्म्स में रुपीज में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, उतना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है आपको कितने यूनिट चाहिए। हो सकता है किसी को 5000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, हाउ मच यूनिट्स विल ही टेक। अगर किसी को 10,000 यूनिट्स इन्वेस्ट करना है, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, हाउ मच यूनिट्स ही विल टेक। एग्जैक्टली, एंड दिस इज हाउ द होल गेम स्टार्टेड। दिस इज हाउ द होल गेम स्टार्टेड। एक यूनिट ₹1000, ठीक है, एक यूनिट इज इक्वल टू ₹1000। और उसने क्या बोला पता है क्या, जिसको भी ये यूनिट्स चाहिए आप लोग को मैं एक डेट देता हूं और वो डेट पे ही आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल उसने डेट दिया से 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त। उसने बोला ट्राई टू सब्सक्राइब to these units at between 15th August to 20th August, ठीक है। And the last thing that he told is that I am issuing 2000 units, 1000 rupees. Last thing he's told is अब ये जो भी पैसा आएगा तो क्या उसके पास पैसा आया उतना। The answer is yes. 2000 people approximately invested in his फंड एंड 1000 पर यूनिट का हुआ। सो टोटल कितना हो गया, बोलो बोलो, चल टोटल हो गया ₹20 लाख। अब इस बंदे के पास 20 लाख रुपीज आ गया है। कहना इसे ये एक अच्छा अमाउंट है। ये 20 लाख को उसने इन्वेस्ट करना चालू किया और इस 20 लाख के पास से जो रिटर्न आया वो उसने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। दिस इज हाउ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड। समझू, ठीक है। सो शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सब जगह पे उसने इन्वेस्ट किया भाई। ये सारे जगह पे उसने इन्वेस्ट किया। 20 लाख रुपया आ गया अपने पास एंड ये 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट ये 20 लाख का से ₹25 लाख हो गया, ठीक है। तो जो 5 लाख रुपीज उसने कमाया, चलो आई राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ये 20 लाख इन्वेस्ट करके इट बिकेम 25 लाख इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। 25 लाख इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। ये जो 5 लाख रुपीज का इनकम आया है ना, ये इनकम में से उसने अपना प्रोफेशनल फीस माइनस कर दिया। वो तो उसने पहले से बोला ही था। तो उसने बोला था जो भी इनकम आएगा उसका 10% ऑफ द इनकम ही विल कीप एज प्रोफेशनल फीस। 50,000 रुपीज माइनस किया, नेट इनकम कितना बच गया, नेट इनकम ₹4,50,000। नेट इनकम ₹4,50,000। ये जो 4,50,000 है he distributed to all the unit holders। तो कितने यूनिट होल्डर्स थे, बोलो बोलो, टेल। कैन आई से 2000 यूनिट होल्डर्स थे या 2000 यूनिट्स थे फॉर दैट मैटर, बराबर है। सो 4,50,000 डिवाइड बाय 2000, 225 पर यूनिट। सारे के सारे यूनिट्स को दे दिया ₹225 पर यूनिट का रिटर्न was given to all the unit holders. All the unit holders were happy। 1000 रुपए वो लोग ने इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट तो है ही, बट यहां पे उसमें से थोड़ा रिटर्न मिल गया है एंड दैट इज व्हाट दे इन्वेस्टेड इट फॉर। क्या आप लोग को ये पूरा सिस्टम समझ में आया? इस रिटर्न को जो डिस्ट्रीब्यूट किया, रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको आप एमएफ डिविडेंड भी बोल सकते हो। क्या आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया? अरे बोलो बोलो, टेल एवरीबॉडी यस।
करेक्ट। ओके, अब मैं आप लोग को बोलता हूं कि आज की तारीख में भी यही सिस्टम यूज होता है। एंड एक एक चीज को अभी अपन लोग नाम देना चालू करते हैं, ठीक है। आप मेरे को बताओ, अगर जो भी इस यूनिट को सब्सक्राइब कर रहा है उसको आप क्या बोलोगे? whoever is subscribing to the units, उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है ना। इस डेट में, इस डेट पे जिसने भी सब्सक्राइब कर लिया, चलो से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कुछ नाम ले रहा हूं, से मानसी इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज, मतलब 10 यूनिट्स मानसी को मिल गया। मेघना इन्वेस्टेड 25,000 रुपीज, सो मेघना को 25 यूनिट्स मिल गया। ज्योति इन्वेस्टेड 1,000 रुपीज, उसको 1 यूनिट मिल गया। ऐसे करते करते तुम लोग सब लोग को अपना अपना यूनिट्स मिल गया। सो जिस जिस को भी यूनिट्स मिला है, दे वर कॉल्ड एज यूनिट होल्डर्स। उनको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट होल्डर्स। सो इन्वेस्टर्स subscribing to the units of mutual fund are called as unit holders। ए समझू? ठीक है, समझ गया। सो ये सब कौन है? सब्सक्राइबर्स ऑफ म्यूचुअल फंड कॉल्ड एज यूनिट होल्डर्स। पहला बात एकदम क्लियर हो गया, मस्त, नो प्रॉब्लम। डन। दूसरा, हाँ दूसरा, अच्छा मेरे को बताओ कि ये कौन से पीरियड में अपने को सब्सक्राइब करना था? कौन से पीरियड में अपने को सब्सक्राइब करना था? 15 अगस्त टू 20 अगस्त। इसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर ड्यूरेशन। ठीक है, सो बेसिकली whenever a new mutual fund is launched, जैसे हमारे वीके भाई साहब ने किया, it is called as NFO, new fund offer। गॉट इट गाइज? गॉट इट? गॉट इट? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो 50,000 उसने लिया उसको क्या बोलते हैं? एएमसी फीस, म्यूचुअल फंड फीस, प्रोफेशनल फीस। सर एएमसी एसेट मैनेजमेंट फीस, कैन आई से वो अपना एसेट मैनेज कर रहा है, उसके लिए अपन उसको एक फीस दे रहे हैं। सो यहां पे थर्ड कॉन्सेप्ट, फीस charged by a professional to manage and generate returns for the mutual fund, उसको क्या बोलते हैं? It can be called as AMC fees, it can be called as professional fees, fund manager fees, whatever you want to call it as। क्या समझ में आ गई आप लोग को ये चीजें? बोलो बोलो, टेल टेल। एंड जो भी फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल फंड डिविडेंड। सो रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड, रिटर्न्स distributed by the mutual fund company, बराबर? म्यूचुअल फंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी टू द यूनिट होल्डर्स इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड
डिविडेंड। ठीक है, सो हिस्ट्री से कनेक्ट करके आप लोग को काफी सारे टर्म्स मैंने समझा दिए हैं। क्या आप लोग को ये टर्म्स समझ में आ रहे हैं गाइस? यूनिट होल्डर्स, न्यू फंड ऑफर का पीरियड, ठीक है, फिर बाद में रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रोफेशनल फीस चार्ज किया। ओके, क्या आप लोग ये सब लिखना चाहोगे? चलो प्लीज राइट इट डाउन, गिविंग यू ऑल 2 minutes, प्लीज राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। कम ऑन गाइस, स्टार्ट। ओके ओके ओके, सो अब अपने को समझ में आ गया है कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली कैसे डेवलप हुआ, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एंड क्यों एग्जैक्टली अपन लोग ये कर रहे हैं। अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, क्या आप लोग कभी भी इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, या देयर वाज अ स्पेसिफिक टाइम
ड्यूरिंग विच यू कुड डू इट? बोलो, टेल मी गाइस, क्या मेरे को जब मन किया तब मैं जा सकता था और ले सकता था म्यूचुअल फंड? से फॉर एग्जांपल 15 से 20 अगस्त का टाइम दिया है, उसके बाद अगर मेरे को म्यूचुअल फंड्स खरीदना है, जैसे अभी अगर मेरे को किसी ने बोला अरे क्या मस्त रिटर्न मिल रहा है ये वेन कैटविच के म्यूचुअल फंड में, कम ऑन लेट्स गो एंड इन्वेस्ट इन दैट म्यूचुअल फंड, सो टेल मी, will you invest or will you not invest? I mean, will you be able to invest or not able to invest? Swaroop, others, come on, not able to invest? Correct? Correct, you guys are right. ऐसे म्यूचुअल फंड्स को कहते हैं क्लोज्ड एंडेड फंड्स. ठीक है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स को कहते हैं क्लोज्ड एंडेड फंड्स. तो हमारा जो ये वेन कैटविच था ना, करेक्ट, इसमें अपन बीच में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे. ठीक है, सो इसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड फंड्स. तो आओ मेरे साथ लिखोगे, मेरे साथ साथ में अभी लिख लो. ठीक है, सो व्हाट वी विल राइट डाउन दैट सिंस द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट was restricted to NFO, new fund offer period, okay, since the period of investment was restricted to NFO period, new fund offer period, such type of funds are called as closed ended funds. ठीक है, are called as closed ended funds. Got it guys? ठीक है, तो ये सिस्टम चलते रहा, अच्छा था ये सिस्टम. ठीक है, जिसको चाहिए जब वो आया ले लिया. बट कैन आई से अब एक नए सिस्टम की जरूरत थी. क्या नया सिस्टम? समझ रहे हो कि मेरे को जब चाहिए मैं इन्वेस्ट करूं, मेरे को जब चाहिए मैं विड्रॉ करूं, उसको सिस्टम को क्या बोलेंगे? करेक्ट. सो अब क्या हुआ, ध्यान से समझना. इट ऑल स्टार्टेड इन यूरोप. यूरोप की एक जगह थी नेदरलैंड्स. यूरोप की एक जगह थी नेदरलैंड्स. इस नेदरलैंड्स में वीके कैटविच करके एक बंदे ने, ठीक है, एमएफ का डिस्कवरी आविष्कार कर दिया है. बट इसको टेक फॉरवर्ड किया अमेरिका ने इन द ईयर 1924 बॉस्टन एमआईटी में. बॉस्टन में they introduced a fund. They introduced a fund, एक सेकंड ना भाई, where you could invest at any time. Introduced a fund where you could invest any time. और इसको नाम दिया गया ओपन एंडेड. इसको नाम दिया गया ओपन एंडेड. ठीक है, अब सुनो डिफरेंस समझने की कोशिश करो.
कैन आई से वैन कैटविच ने जो निकाला उसमें उसने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले थे? वैन कैटविच ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले थे? बोलो। नो, बोलो बोलो, चल चल याद करो। यस, 2000 यूनिट्स, करेक्ट। और वो 2000 यूनिट्स आप कोई एनएफओ के टाइम पे सब्सक्राइब कर सकते थे, करेक्ट। सो वैन कैटविच बोला कि भाई मेरे को मैं तो खाली 2000 यूनिट्स निकालूंगा, करेक्ट। सो कैन आई से यहां पे वैन कैटविच वाले में लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ही इशू हो सकते थे, करेक्ट और नो? इस वैन कैटविच वाले को अपन लोग ने क्या नाम दिया? कैसा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है ये? आप लोग को बताना है कैसे टाइप का म्यूचुअल फंड था ये। बोलो बोलो, चल चल। कैसे टाइप का म्यूचुअल फंड था ये? करेक्ट, क्लोज्ड एंडेड। तो क्लोज्ड एंडेड में अपने को समझ में आ गया भाई, अनलिमिटेड लिमिटेड यूनिट से। बट फिर बाद में बॉस्टन एमआईटी में जो म्यूचुअल फंड आया वो कैसा था? ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड में यू कैन परचेज एंड यू कैन सेल एट एनी टाइम, बराबर है? यू कैन परचेज एंड सेल एनी टाइम। तो यहां पे क्या रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगा क्या? द आंसर इज नो। एंड यहां पे फिर एक कॉन्सेप्ट आया अनलिमिटेड यूनिट्स का। यहां पे कॉन्सेप्ट आया अनलिमिटेड यूनिट्स का। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रही है बातें? अच्छा गाइस, सो सो ओपन एंडेड के बारे में अपन लोग लिख लेते हैं। ओपन एंडेड यूनिट्स के बारे में लिख लेते हैं अपन लोग। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। सो एनी टाइम परचेज, एनी टाइम सेल, बराबर है, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। सो इन अ म्यूचुअल फंड where any time purchase and sale is possible is called as, जी हाँ, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। गॉट इट गाइस? समझ रहे आप लोग कैसे सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट अपन लोग डेफिनेशंस को आइडिया लेते जा रहे हैं? चलो फटाफट राइट इट डाउन गाइस, गाइस कम ऑन कम। चलो डन गाइस? हे गाइस, डन? चलो नाउ
अब समझ में आ गया है पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो, कि भाई क्यों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, क्यों म्यूचुअल फंड्स आया, क्या होता है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, एक आइडिया आ गया। एंड अच्छा खासा इसमें रिटर्न्स भी आने लग गया लोगों को। सो नाउ मैं आपको पूछता हूं, समझो समझो, मैं लॉन्च करता हूं SK म्यूचुअल फंड, या मैं आपको बोलता हूं रादर मैंने लॉन्च कर लिया है समथिंग कॉल्ड एज SK म्यूचुअल फंड। वुड यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस SK म्यूचुअल फंड? बोलो बोलो, चल चल, हाँ हे, यस, चलो ओके। सो अब अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो यू विल हैव टू परचेज द यूनिट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड, बराबर है। सो इफ एन इन्वेस्टर wants to invest in the mutual funds, बराबर है, कोई भी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है, wants to invest in mutual fund, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? बाय परचेजिंग यूनिट्स। सो इफ एन इन्वेस्टर wants to invest in mutual fund, he will have to purchase units of mutual fund, he will have to purchase ऑलरेडी इन्वेस्टेड, नाउ रिजल्ट में 80% प्लस लाना है, यही रिटर्न्स है। वाओ, वेल सेड। वी विल हैव टू परचेज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कितने में परचेज करोगे, कितने में परचेज करोगे? बोलो, द प्राइस, समझ रहे हो तुम लोग? द प्राइस और वैल्यू at which this mutual fund will be purchased is called, किस पे परचेज करेंगे, किस पे परचेज करेंगे, क्या प्राइस पे करेंगे, क्या वैल्यू पे परचेज करेंगे, इज कॉल्ड एज NAV। इसका मतलब नेट एसेट वैल्यू। जी हाँ, नेट एसेट वैल्यू। जी हाँ, आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? बोलो बोलो, चल चल। ठीक है, देखो अब मेरे को बताओ, क्या ये नेट एसेट वैल्यू चेंज होता है क्या? द आंसर इज यस। जैसे आपका शेयर प्राइस, क्या आप लोग ने कभी शेयर प्राइस देखा है? शेयर प्राइस चेंजेस ऑन अ डेली बेसिस, एम आई राइट? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड। क्या गोल्ड प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होता है क्या? तुम लोग ने देखा है कभी ये सब गोल्ड वोल्ड का? कभी देखा है? चलो देखते हैं अपन लोग गोल्ड प्राइस इन मुंबई। चलो डालते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल डालते हैं गोल्ड। तो क्या ये गोल्ड प्राइसेस चेंज होता है क्या एवरी डे? यस, इट चेंजेस एवरी डे। ठीक है, सो सी ये देखो एवरी डे बेसिस पे ये देखो चेंज हो रहा है, कभी इधर कभी ऊपर 30, ये कभी नीचे। सो जैसे यहां पे गोल्ड प्राइसेस चेंज होता है, जैसे यहां पे चेंजेस
चेंजेस ऑन डेली बेसिस, वैसे ही आपका नैव भी डेली बेसिस पे चेंज होता है। सो म्यूचुअल फंड किस पे ट्रेड होता है? म्यूचुअल फंड ट्रेड होता है नेट एसेट वैल्यू पे, एंड दिस नेट एसेट वैल्यू चेंजेस ऑन daily basis. Changes on daily basis. Are we clear, everybody? समझ में आया इतना? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया इतना? एकदम सब लोगों को मस्त में क्लियर हो गया है? ठीक है। सो यू विल परचेज ऑन सेल ऑन नैव, कि भाई जो भी नैव चल रहा है उसका, जैसे शेयर मार्केट में अगर शेयर परचेज करना है वो भी मैं तुम लोग को डिटेल में बताऊंगा, बट अगर मैं इधर एक एग्जांपल डालता हूं और एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं भाई मेरे को परचेज करना है रिलायंस का शेयर, रिलायंस शेयर, तो ये रिलायंस का शेयर कितने का चल रहा है? 2474.5। तो ये देखो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बस वैसे ही मेरा यहाँ पे, वैसे ही मेरा यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का भी प्राइस ऊपर नीचे होता है, बट दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। चलो अब एक लास्ट चीज मैं आप लोग को एक एग्जांपल देने वाला हूं, एंड उसके बाद वी विल ऑलमोस्ट से डन। ठीक है, क्योंकि अगेन मेरे को स्टार्टिंग का सेशंस एकदम लाइट रखना है, सो दैट वी कैन इजीली गो अप या सिस्टमैटिकली। चलो आ जाओ, अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग को मुझे जवाब देना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आप लोग क्या दिमाग लगा पाते हैं। ठीक है ना, आप लोग को दिमाग लगाना है। मैं क्या कर रहा हूं पता है? मैं कभी भी एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल से मैं कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता हूं और फिर उससे मैं फॉर्मूला को डिराइव करता हूं। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल मेरे को नैव का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो मैं नैव का फॉर्मूला डायरेक्टली डिराइव नहीं करूंगा, एक एग्जाम्पल लूंगा, आप लोग से ही डिराइव करवाऊंगा। आओ देखो मैं दिखाता हूं कैसे। चलो समझो आप लोग में से मुझे किसी को पोर्टफोलियो मैनेजर बनाना है। एनी वन ऑफ यू हु सेज मी फर्स्ट विल बिकम माय पोर्टफोलियो मैनेजर। देखते हैं कौन बोलते हैं मी फर्स्ट, कौन बोलता है मी। Let's see. You want to become the portfolio manager? Okay, स्वरूप जी ने कहा है सबसे पहले मी, फलौदी वाले स्वरूप जी। स्वरूप is my portfolio manager. स्वरूप इज माई पोर्टफोलियो मैनेजर। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? पोर्टफोलियो मैनेजर या यू कैन से म्यूचुअल फंड मैनेजर। सर ये मेरा म्यूचुअल फंड मैनेजर है। ठीक है, आओ अब ध्यान से एवरीबॉडी है, नाउ यू हैव टू आंसर, सो फोकस। 1 जैन को स्वरूप लेकर आया एक एनएफओ, एक एनएफओ। ठीक है, अब एनएफओ पे यूजुअली क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं कि कितना यूनिट्स वो लोग को इशू करना है। तो एनएफओ ने डिसाइड किया दे वांट टू इशू 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स टू बी issued, 2000 units to be issued. Done. 2000 units to be issued. Okay, आगे देखते हैं। एक यूनिट का उन्होंने प्राइस रखा। अब एनएफओ पे वो खुद ही नैव डिसाइड करता है कंपनी। एक एनएफओ का वो लोग ने एक यूनिट का नैव रखा 100 पर यूनिट, 100 पर यूनिट। ठीक है, तो मेरे को बताओ, और ये पूरा सब्सक्राइब हो गया, से ये पूरा सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, तो दिस इज से फुल्ली सब्सक्राइब। तो मुझे बताओ स्वरूप के पास कितने पैसे आ जाएंगे। स्वरूप हमारे
मैनेजर के पास कितने पैसे आ जाएंगे? सपोज इट इज फुल्ली सब्सक्राइब। सपोज इट इज फुल्ली सब्सक्राइब। चलो इधर तक सब लोग को समझ में आ रही है बात? ठीक है, डन। अब स्वरूप ये पैसा अपने पास लेके भाग जाएगा क्या? नहीं। क्या करेगा स्वरूप इस पैसे का? स्वरूप इस पैसे का क्या करेगा बेटा? बोलो बोलो, टेल टेल। वेरी गुड, इन्वेस्ट करेगा। अज्यूम करते हैं फिलहाल वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बाकी कहीं नहीं, वो खाली शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। चलो लेट्स से ये 2 लाख रुपीस स्वरूप इन्वेस्ट इन शेयर्स। स्वरूप इन्वेस्ट इन शेयर्स, ठीक है। अब उसने क्या इन्वेस्ट किया? चलो अब इसने क्या इन्वेस्ट किया? 2 लाख रुपीस इन शेयर्स। कैसे इन्वेस्ट किया, चलो वो मैं आपको बताता हूं। सो ये 2 लाख रुपीस थे उसके पास। इन्वेस्ट इन शेयर्स। ओके, कैसे इन्वेस्ट किया? देखो उसने से फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किया रिलायंस के शेयर में 50%, एंड से उसने टीसीएस के शेयर में 50% इन्वेस्ट किया। मैं आप लोगों को खाली बता रहा हूं कि एक शेयर का वैल्यू कितना है, आपको बताना है कितने शेयर्स में टोटल क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होता है। सो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ रिलायंस रुपीज 200 पर शेयर, एंड ये है रुपीज से 800 पर शेयर। आपको बताना है स्वरूप ने कितना कितना किस में इन्वेस्ट किया। चलो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ बोलो, चलो चलो चलो। सो कैन आई से स्वरूप के पास टोटल 2 लाख रुपीस आया। आपने बोला सर 50%, सॉरी, एंड 50%, बराबर है। सो कैन आई से रुपीस, कैन आई से 50% मतलब रुपीज 1 लाख, सो सॉरी, या कैन आई से 50% मतलब रुपीज 1 लाख, एंड कैन आई से 50% मतलब और रुपीज 1 लाख इन्वेस्ट हुआ है यहां पे, ठीक है। कितना शेयर्स इन्वेस्ट किया रहेगा, कितने शेयर्स खरीदे होंगे रिलायंस के एंड टीसीएस के? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे पास आंसर्स आ गए हैं। सर अगर उसके पास 1 लाख रुपीज है एंड 200 पर शेयर है रिलायंस का, सो कैन आई से सर 500 शेयर्स रिलायंस के लिए होंगे, एंड 1 लाख डिवाइड बाय 800 शेयर्स विच इज 125 शेयर्स उसने टीसीएस के खरीदे होंगे। क्या आप लोगों को विजुअलाइजेशन हो रहा है म्यूचुअल फंड कैसे फंक्शन करता है? एंड यू विल नॉट बिलीव दिस इज एक्चुअली हाउ द वर्क फंक्शंस। ये सारा काम उसने 1 जनवरी को कर लिया जब कंपनी का नैब था ₹100 पर यूनिट, ₹100 पर यूनिट। ए गच्चा एवरीवन, डन सर, डन डन, गच्चा, टोटली गच्चा। चल अब इधर तक सब लोग को समझ में आ गया है, इधर तक सब लोग को समझ में आ गया है।
डन। अब सुनो, जो फंड मैनेजर होता है ना, फंड मैनेजर, इसी के पास टाइम है, इसी के पास नॉलेज है, ठीक है। अब इस फंड मैनेजर के पास, सपोज ये ओपन एंडेड फंड था, ठीक है, चलो इधर मैं लिख देता हूं भाई, ये ओपन एंडेड फंड था, ठीक है। अब इस फंड मैनेजर के पास 5 जैन को कॉल आया, ठीक है, स्वरूप के पास कॉल आया, और स्वरूप को कॉल किया मिस्टर ए ने। मिस्टर ए ने बोला आई वॉन्ट टू परचेज 100 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ योर कंपनी। आप मेरे को बताओ, स्वरूप इनको कितने में देगा? क्या स्वरूप इनको 100 रुपीज में दे देगा? ₹100 पर यूनिट। चलो इधर मैं लिखता हूं, से ही वॉन्ट्स टू परचेज 200 यूनिट्स। तो क्या स्वरूप इनको 200 यूनिट्स एट द रेट 100 पर यूनिट इक्वल टू ₹20,000, क्या स्वरूप इनसे 20,000 रुपीज मांगेगा? हाँ या ना? 5 जैन को स्वरूप को कॉल आया मिस्टर ए का। मिस्टर ए बोल रहा है बॉस मेरे को 200 यूनिट्स चाहिए। तो क्या स्वरूप उसको उतना यूनिट्स 100 पर यूनिट के हिसाब से दे देगा? स्वरूप ने तो मुझे ऑलरेडी आंसर दे दिया, नो सर, नो वेज। अदर्स व्हाट डू यू फील? विल यू गिव हिम एट 100 रुपीज? हाँ, नो सर, नो वेज। 100 रुपीज तो उसके लिए है, 100 रुपीज तो उसके लिए है जिसने फर्स्ट डे पे सब्सक्राइब किया था। कैन आई से अब तो ये नैव चेंज हो गया होगा, बिकॉज नैव चेंजेस ऑन डेली बेसिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैन आई से इसको करंट नैव के हिसाब से? सो कैन आई से स्वरूप इनको बोलेगा यस सर यू कैन परचेज बट एट करंट नैव पर यूनिट। तो कैन आई से अब फटाफट स्वरूप इसका करंट नैव पर यूनिट कैलकुलेट करने को जाएगा। स्वरूप भागा और फटाफट करंट नैव पर यूनिट कैलकुलेट करने गया। बट कैसे करेगा करंट नैव कैलकुलेट? तो वो देखेगा कि रिलायंस का उसके पास कितना शेयर्स है, 500 शेयर्स है। वो देखेगा कि टीसीएस का उसके पास कितना शेयर्स है, 125 शेयर्स है। वो इमीडिएटली स्टॉक मार्केट पे जाएगा और देखेगा कि स्टॉक मार्केट पे ये रिलायंस का शेयर जो जिस दिन खरीदा था 200 का था, आज ये बढ़कर हो गया है ₹2.50 पर शेयर। एंड टीसीएस का शेयर्स बढ़ के हो गया है फ्रॉम ₹800 पर शेयर टू ₹900 पर शेयर। तो अब इमीडिएटली बताओ क्या वैल्यू हो गया है? क्या वैल्यू हो गया? ये मार्केट प्राइस पर शेयर अपना अब 250 पर शेयर हो गया है और 900 पर शेयर हो गया है। तो आप मेरे को बताओ, कैन आई से यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगा? एक बोलो बोलो, चल चल। सो कितना हो जाएगा वैल्यू? इट विल बिकम 500 into 250, ₹1,25,000. And 900 into 125, it will become 1,12,500. It will become 1,12,500. Are we understanding guys? तो can I say अब टोटल वैल्यू कितना हो गया इसका? 1,25,000 प्लस 1,12,500, 1,12,500 प्लस 1,25,000, इट इज 2,37,500। स्वरूप बराबर? क्या मैं सही बोल रहा हूं? स्वरूप जी आप मैनेजर है भाई, कुछ गलती तो नहीं हो गई हमसे? सो इट इज 2,37,500 एंड दिस इज फॉर, कैन आई से 2,000 यूनिट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उतने ही थे मेरे पास। सो 237,500 डिवाइड बाई 2,000, ये हो जाएगा ₹118.75। कैन आई से ये हो जाएगा मेरा रिवाइज्ड या न्यू NAV as on 5th Jan
तो आज अगर मिस्टर ए को इन्वेस्ट करना है, ही विल इन्वेस्ट एट ₹118.75 पर यूनिट। तो उनको अगर 200 यूनिट खरीदना है तो 1175 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 200 यूनिट्स, उनको अपन क्या बोलेंगे अंकल? अंकल अंकल ₹23,750 पे कर दो। इस 23,750 पे कर दो। ए समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया आप लोग को ये अपन ने क्या किया? पूरा लॉजिकली क्लियर हो गया सबको? यस गाइस, प्लीज कंफर्म। डन। एंड दिस इज हाउ NAV इज कैलकुलेटेड। तो कैसे कैलकुलेट किया ये NAV? क्या ना, इसे हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स थे उनको मार्केट वैल्यू पे लेकर आए अपन लोग, उसके मार्केट वैल्यू पे लेकर आए एंड फिर डिवाइड कर दिया विद द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, विद द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर 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 मोटा मोटा मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझना हो कि NAV पर यूनिट कितना है, NAV पर यूनिट कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। ए समझ गए? Are we clear everyone? Got it, got it? चलो इधर तक सब लोग को एकदम सिस्टमैटिकली क्लियर है गाइस? एनी क्वेश्चंस एनीवन? एकदम सही जा रहे हैं अपन? NAV इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका परचेज सेल डिसाइड होता है, राइट? तो इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, प्रॉपरली एकदम। चलो सब लोग ने कंफर्म कर दिया है दैट यस सर वी हैव अंडरस्टूड दिस। यहां तक सर एकदम एकदम क्लियर है हमारी चीजें। ओके गाइस, डन। चलो सो अब इसी चीज में और आगे अपने को बढ़ना है और अच्छे लेवल पे जाना है, बट फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज के आई विल होल्ड ऑफ माय टुडे सेशन हियर। ठीक है? सो जैसा मैंने बोला, मैं धीरे 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 इसको बिल्डअप करते जाऊंगा। सो जैसे जैसे और लेक्चर्स होते जाएंगे, विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन। क्या इधर तक सब लोग सही है साथ में मेरे? डन? समझ में आ गया सबको? चलो दैट्स रियली रियली ग्रेट टू नो। ओके, प्लीज अभी आप लोग फटाफट ये लिख लो एंड देन वी विल से हस्ता ला विस्ता, और फिर कल मिलेंगे। कल मैं आप लोग के बुक में से सम्स करवाना स्टार्ट करूंगा, स्पेशली ऑन NAV। आर यू एक्साइटेड नाउ टू स्टार्ट द सम्स ऑल्सो? कल आपका सम्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज एक चैप्टर स्टार्ट हो गया है, आप लोगों को समझ में आ गया कैसा है मेरा तरीका। आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट पे कनेक्ट करूंगा एंड फिर फॉर्मूला मैं नहीं, आप ही डिराइव करके मुझे बता दोगे। राइट राइट राइट। चलो ओके, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। कल मिलते हैं कुछ और अच्छी चीजों के साथ। तो कल सेशन का ड्यूरेशन और बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विल रीच टू द पीक वेयर वी वांट टू बी। टेक केयर गाइस, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, हस्ता ला विस्ता। यस, ये अभी मैं अपलोड भी कर रहा हूं, आप लोग कॉपी भी कर सकते हो एंड देन ये आप लोग के गूगल ड्राइव पे अपलोड भी हो जाएगा। प्लीज स्टार्ट। हस्ता ला विस्ता।